मास्टर बैच 2.0 के लेक्चर नंबर 26 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस, यानी कि समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज का ये लेक्चर जिन सप्लीमेंट्री लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है उन लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के डिटेल में उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करते हैं मास्टर बैच 2.0 में, उन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ सीक्वेंस में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी फिजिक्स का नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर के फिजिक्स स्कॉलर का ऐप डाउनलोड करके अपने टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी बैच के लिए रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको उस बैच में अलाउ कर देंगे और नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो घूम फिर के 3 से 4 कॉन्सेप्ट और फार्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, बट क्वेश्चंस को पूछने का जो अलग अलग तरीका है उससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस के दौरान जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम एज अ रिजल्ट। जब एक वर्णीय प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? वेग बढ़ जाता है, वेग घट जाता है, आवृत्ति घट जाती है और तरंगदैर्ध्य घट जाता है। ठीक है, तो जब भी अपवर्तन की घटना होती है और प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, सपोज ये हमारा विलंब है और ये ऊपर का एक माध्यम है और नीचे का दूसरा माध्यम है। इसको हम मीडियम 1 बोल रहे हैं और इसको हम मीडियम 2 बोल रहे हैं। इसमें कोई एक माध्यम सघन होगा और कोई एक माध्यम विरल होगा। सघन या विरल बोलने से आप मतलब समझते हैं, सघन या विरल यहां पर बोलने का मतलब प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल, यानी यहां पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं। जो माध्यम सघन होगा उसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और जो माध्यम विरल होगा उसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो जब भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि ये प्रकाश किरण की इधर चाल v1 थी, लैम्डा इसका जो वेवलेंथ था वो लैम्डा 1 था और इसकी जो आवृत्ति थी वो n थी। तो जब ये दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो इसकी चाल बदल जाती है, इसका वेवलेंथ बदल जाता है यानी तरंगदैर्ध्य, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है ना, इसके अलावा इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बदल जाती है, कम हो जाती है। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज यहां से निकल के आ रही है वो ये कि आवृत्ति का मान, फ्रीक्वेंसी का मान नहीं बदलता, उसकी चाल बदल जाती है और उसका तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। अब ये चाल का मान कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि इसमें से कौन विरल था, कौन सघन था, कितना विरल था, कितना सघन था, यानी कि इन दोनों माध्यमों के आपस में अपवर्तनांक कितने हैं, इस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। और इसके लिए आप ये फार्मूला याद रखें, सिर्फ स्नेल का फार्मूला कि साइन आई अपान साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात बराबर 1 म्यू 2, जहां 1 म्यू 2 को हम लिखते हैं म्यू 2 अपान म्यू 1 और इसको हम बराबर कह सकते हैं v1 अपान v2 के और इसको हम कह सकते हैं लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 के। ये पूरा फार्मूला आप कंप्लीट इसको याद रखें। ठीक है, यहां 1 म्यू 2 का मतलब क्या है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर ये आपतन कोण आई उसका साइन और ये जो अपवर्तन कोण आर इसका साइन, दोनों का अनुपात इसके बराबर होता है और इसको लिखने का ये तरीका है। और ये जो अपवर्तनांक का रेशियो है ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के भी बराबर है। और किसी भी तरंग की जो चाल है वो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य पर कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है v बराबर n इंटू लैम्डा, जहां v चाल है, n आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा उसका तरंगदैर्ध्य। तो जब यहां पर हम v1 और v2 जहां पर हमने लिखा है वहां पर हम चाहे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू n लैम्डा 1 और v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा 2। यहां n1 और n2 नहीं करेंगे, n1 और n2 नहीं करना है क्योंकि प्रकाश किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती,
तो आवृत्ति नहीं बदलती तो n1 और n2 नहीं करेंगे, और v1 v2 की जगह पर n λ1 n λ2 करेंगे, n से n कटेगा तो λ1 अपान λ2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही। अब अगला क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा करके किसी भी और तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए ये ज्यादा जरूरी है न कि ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने का मतलब कि ये जो मीडियम 1 है, अगर ये डेंसर है या सघन है तो इसका जो अपवर्तनांक μ1 होगा, और ये जो विरल माध्यम है या रेयरर मीडियम μ2 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, इसमें μ1 का मान ज्यादा होगा μ2 से, है ना। सघन विरल का यही मतलब है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो यहां से आप जरा देखिएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट से आप देखिए, यहां से आपको पता है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कम है, यानी μ1 का मान μ2 से ज्यादा है, तो ये जो रेशियो आएगा वो आएगा <1, और यही जो μ2 अपान μ1 है वही v1 अपान v2 के बराबर है। तो अगर हम कह रहे हैं कि μ1 अपान μ2 आएगा <1, तो μ2 अपान μ1 की जगह पर हम लिख सकते हैं v1 अपान v2 इस फार्मूले से, ये भी हो जाएगा <1, यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं, इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो v1 क्या हो जाएगा v2, यानी कि v2 का मतलब क्या, दूसरे वाले विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वहां पर जो उसकी चाल होगी वो इस सघन माध्यम में चाल की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, अगर ये विरल से सघन में जाता तो उसकी चाल घट जाती। ठीक है, दूसरा इसमें अब यहां पर देखिए वेवलेंथ के टर्म में जो दिया हुआ है कि वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है। इस अगर वेवलेंथ का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसके टर्म में भी आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि v2 का मान v1 से ज्यादा है, v2 का मान v1 से ज्यादा है, तो इस पूरे फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें कि v1 अपान v2, v1 और v2 का रेशियो λ1 और λ2 के रेशियो के बराबर है, और आप कह रहे हैं कि v2 का मान v1 से ज्यादा है, इसका मतलब λ2 का मान भी λ1 से ज्यादा होगा, तभी ये पॉसिबल है कि बीच में इक्वल आ जाए। तो यहां से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि λ2 भी बढ़ जाएगा किससे, λ1 से। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अगर उसकी चाल बढ़ जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी बढ़ जाती है, क्योंकि चाल और तरंगदैर्घ्य का जो रेशियो है, चाल और तरंगदैर्घ्य का जो रेशियो है उसी को आवृत्ति बोलते हैं, और आवृत्ति का मान कांस्टेंट है। तो आवृत्ति का मान कांस्टेंट होने का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को भी उसी रेशियो में बढ़ना होगा, एक घटेगा तो दूसरे को भी उसी रेशियो में घटना होगा, क्योंकि आवृत्ति का मान नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां पर दिया होता कि वेवलेंथ बढ़ जाता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप का है जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा कि दो ऑप्शन करेक्ट आपको दिए जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में करें, जब प्रकाश किरण वायु से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, सिंपल सी बात, वायु से कांच के स्लैब में प्रवेश करने का मतलब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, पिछले सवाल का उल्टा। और प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अब आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आपने अभी पीछे देखा फार्मूले से, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू v1 अपान v2 इज इक्वल टू λ1 अपान λ2 के। अब ये कह रहे हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, यानी पहले माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 का मान वो कम है दूसरे माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ2 से, क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। तो अगर μ1 का मान μ2 से कम है, μ1 का मान μ2 से कम है, तो आप जरा इस फार्मूले से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि μ2 अपान μ1 का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, और μ2 अपान μ1 v1 अपान v2 के बराबर है, तो v1 अपान v2 भी हो जाएगा ग्रेटर देन 1, और μ2 अपान μ1 λ1 अपान λ2 के बराबर है, यहां से आप कह सकते हैं λ1 अपान λ2 भी हो जाएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है। तो यहां से ये तो बात पता ही है आपको, यहां से आप देखिए क्या निकालेंगे कि v1 इज ग्रेटर देन v2, यहां से क्या निकालेंगे, λ1 इज ग्रेटर देन λ2, मतलब दूसरे माध्यम में जाने के बाद जो चाल होगी वो पहले माध्यम में चाल से कम होगी, दूसरे माध्यम में जो तरंगदैर्घ्य होगी वो पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य से कम होगी। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो चाल भी घट जाएगी और तरंगदैर्घ्य भी घट जाएगी। यहां पहला ऑप्शन दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य घट जाएगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब चाल घटने वाला ऑप्शन इसीलिए यहां पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि दोनों करेक्ट हो जाते। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस उसी का रिवर्स करके दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3
and refractive index of glass with respect to air is 3/2, then the refractive index of water with respect to glass is। पहले तो ये जो लैंग्वेज है ना, इसको आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताते हैं और उसको लिखते हैं 1 μ2 और स्नेल के फार्मूले से sin i अपान sin r के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये पहले माध्यम का नाम एयर हो जाए, दूसरे माध्यम का नाम वाटर हो जाए, तो इसका मतलब ये जो 1 μ2 है इसको लिखेंगे AN/W, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो यहां पर यही दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। यानी आप कह सकते हैं कि ए म्यू कहिए या इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कितना दिया हुआ है 4/3। और अगले में क्या दिया हुआ है, अगले में दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जस्ट यहां बगल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये ए म्यू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/। और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपको पता करना। ठीक है, तो यहां पर देखिए तीन अलग अलग मीडियम की बात हो रही है, एयर है, वाटर है और ग्लास है। और आपने सप्लीमेंट्री लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जब पैरेलल मीडिया दिया जाए, मीडिया मतलब बहुत सारे मीडियम, तो जब पैरेलल मीडिया आपको दिया जाए तो ऐसे में इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपने डिराइव किया होगा। अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है और लास्ट में फिर से वही मीडियम आ गया जो यहां पर था, तो आपका डेरिवेशन जो है वो ये रिजल्ट देता है कि 1 μ2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू 2 μ3 दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू 3 μ1 मतलब तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या 1। ये एक कॉमन रिजल्ट है, आप इसको याद रखें। ये एक कॉमन एक जनरल रिजल्ट है, आप इसको याद रखें, चाहे मीडियम की संख्या कितनी भी हो जाए, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कितने भी मीडियम हो जाए, आप इसी पैटर्न को ऐसे आगे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए और सबके प्रोडक्ट को लास्ट में लिखेंगे 1। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, अभी हम आगे और सवाल करेंगे भी। फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि इस वाले रिजल्ट से जब हम निकालते थे 2, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, फिर उसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमने यूज किया कि 1 μ2 इज इक्वल टू 1/2 μ1, ये होता है ना कॉन्सेप्ट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये सब हमने जब इसमें यूज किया तो हमने कंक्लूजन निकाला था कि 2 μ3 इज इक्वल टू 1 μ3 और अपान में 1 μ2, या आप इसको ये बोल सकते हैं, अगर हम एयर वाटर और ग्लास की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा WNG या W म्यू जी इज इक्वल टू A म्यू जी और अपान में A म्यू W के। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया था, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें A म्यू जी और A म्यू W दिया है तो हमें सबसे पहले W म्यू जी निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना होगा, फिर उसी का रेसिप्रोकल करेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के हिसाब से, तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए क्या निकला इस फार्मूले से, W म्यू जी इज इक्वल टू A म्यू जी अपान A म्यू W, वैल्यू रखिएगा A म्यू जी 3/2 और A म्यू W कितना, ये है 4/3, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 9/8। यानी आपको मिला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मिल गया तो इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यूज करना है, और रेसिप्रोकल अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। इसको जब हम ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास था विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर इस चीज को उल्टा कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास करेंगे तो ये 1 के अपान में हो जाएगा और ये 9/8 रहेगा। अब आप दोनों को रेसिप्रोकल करिएगा तो आपको मिलेगा म्यू W जी इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा 8/9 के। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके इस छोटे से प्रॉब्लम का आंसर। अक्सर आप जानते होंगे कि क्लास 10th का जो ऑप्टिक्स आप पढ़ते हैं या क्लास 12th का पढ़ते हैं, इसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम में से ये एक प्रॉब्लम है।
तो 8/9 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पर है, आगे हम इसके ऊपर कुछ एक सवाल करने वाले। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इफ म्यू आई जी रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम आई टू मीडियम जे, देन द प्रोडक्ट μ21 इंटू μ32 इंटू μ43 इज इक्वल टू। ध्यान से देखिएगा, सिंबल इन्होंने अभी अपने तरीके से ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरल जो होता है वो अलग होता है। इन जनरल क्या होता है कि जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं, या फिर इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं म्यू और यहां पर 2 और 1। इसका मैसेज क्या होता है इस बात का कि लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। अगर यहां 2 लिखा है यहां 1 लिखा है, इसका मतलब लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। इन्होंने अपना सिंबल दिया हुआ है और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि म्यू आई जे, सिंबल कहां है, ये म्यू आई जे, और म्यू आई जे का मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम आई टू मीडियम जे। मतलब लाइट मीडियम आई से जब मीडियम जे में जाएगा तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लिखेंगे म्यू आई जे, है ना। म्यू आई जे का मतलब ऐसा नहीं कि जे से आई में, 1 से 2 में जैसे ये था, ऐसा नहीं है, यहां उल्टा है, आई से जे में। लाइट मीडियम आई से मीडियम जे में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि ये μ21 इंटू μ32 इंटू μ43 इसकी वैल्यू इसमें से कितनी होगी। ठीक है, चलिए इस सवाल को तो हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम अपने जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। जब हमारे पास कई पैरेलल मीडियम होते हैं, और यहां पर कितने मीडियम की बात हो रही है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब 4 मीडियम की बात करेंगे। तो जब हमारे पास 4 पैरेलल मीडियम होंगे तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट तो है ही, पुराना जनरल कॉन्सेप्ट जो हमारा है कि 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ4 इंटू 4 μ1, है ना। मीडियम 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 4 में गए, अब 4 से फिर से 1 में आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 4 मीडियम है, और इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए 1 μ2 का मतलब ये कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, और हमें जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें μ21 निकालना है। मतलब जब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है, ये मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसका जस्ट हमें उल्टा यहां पर चाहिए एक्चुअल में। तो हम इसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये बन जाएगा 1 अपान क्या, अब इसको हम लिखेंगे 1 अपान में अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 μ1। 1/2 μ1 का मतलब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, और इस क्वेश्चन में इसके लिए इस तरह का सिंबल यूज किया गया जो कि इन्होंने बताया भी है ना। जो इन्होंने कहा कि म्यू आई जी, लाइट मीडियम आई से मीडियम जे में जा रहा है, इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, म्यू और यहां पर लिखे, आई यहां लिखे और जे यहां पर लिखे। वही बात तो है कि लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो चाहे हम 2 μ1 बोले, चाहे इसके अकॉर्डिंग बोले μ21 बोले, तो ये जो चीज है, ये नीचे वाली जो चीज है वो इसी के इक्विवेलेंट है। इसी तरह से इसको देखिए, ये 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान म्यू, और सॉरी ये 2 μ3 है ना, तो 1 अपान में करेंगे तो ये 3 μ2 बन जाएगा, और इसी तरह से ये बन जाएगा 1/4 μ3 के हो जाएगा, 3 μ4 था, 1/4 μ3 हो जाएगा, इनटू में ये कितना हो जाएगा, ये 1 अपान बन जाएगा 1 μ4 इज इक्वल टू 1 के। अब नीचे वाले तीनों पार्ट को आप देखिए ध्यान से, और ये 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा, बल्कि चारों 1 को मल्टीप्लाई करिए, इस 1 μ4 को इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा 1 अपान, ये बना 2 μ1 इंटू 3 μ2 इंटू 4 μ3 इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करके 1 μ4 बन गया। और आप देखिए यहां पर ये जो चीज है 2 μ1 का मतलब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, यहां पर μ21 का मतलब लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, मतलब ये चीज और ये चीज सेम है, तो हम इसको इसी फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया 1 अपान μ21 इंटू, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे μ32 और इंटू और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 4 से 3 में जा रहा है तो μ4 3, और किसके इक्वल है ये इक्वल है 1 μ4 के। ठीक है, अब इन पूरे पार्ट का रेसिप्रोकल करिए तो ये पूरा चीज ऊपर जाएगा और ये 1 के अपान में हो जाएगा, तो आपको ये पूरा ये जो वैल्यू मिल रहा था, मतलब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यही पूरा चीज आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आएगा 1 अपान में क्या 1
μ4 के। और 1 μ4 का मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 4 में जा रही है। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सिंबल हम चेंज भी कर सकते हैं, 1/μ14 बोल सकते हैं, और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस इन्होंने इशू ये बना दिया कि इन्होंने जो सिंबल चेंज कर दिया, क्योंकि हम इन जनरल जो लिखते हैं उसका इन्होंने उल्टा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमने टाइम ले लिया इसको एक्सप्लेन करने में। बाकी आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि सभी पैरेलल मीडियम का अगले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। उसी को सॉल्व करेंगे तो जो भी पार्ट ये पूछना चाहते हैं वो पार्ट इसमें आ जाएगा, और बाकी जो बच गया वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन एयर इज, मतलब वायु में लाल रंग के प्रकाश और नीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांकों का अनुपात। देखिए वायु क्या है, यहां पर एक पारदर्शी माध्यम है, और पारदर्शी माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है वो तो डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता ही है कि उसके कंपैरिजन में दूसरा कौन सा मीडियम है, उसका टेम्परेचर क्या है, ये सारी बातों पर तो डिपेंड करता ही है। लेकिन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो लाइट उस मीडियम से पास हो रही है उस लाइट का वेवलेंथ क्या है। मतलब मीडियम एक ही है, लेकिन अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग वेवलेंथ के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग काम करता है। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है प्रिज्म के बारे में, अगर आपको याद हो, प्रिज्म के बारे में आपने पढ़ा हुआ ना, प्रिज्म के ऊपर जब हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ये व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग कलर्स को अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट करती है। सबसे नीचे आता है आपका वायलेट और सबसे ऊपर आता है रेड, और बाकी जो बीच में है उनके लिए ये सीक्वेंस आप याद करें, VIBGYOR, विबग्योर, है ना। यानी सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर का हुआ और सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है। और इस डेविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब डेविएशन कम या ज्यादा किस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आखिर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह की लाइट के लिए कितना काम कर रहा था। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब व्हाइट लाइट इसके अंदर से जाती है तो जो व्हाइट लाइट में 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है उसमें से वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट कलर के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा काम करता है, इसीलिए उसका सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है। और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम काम किया है, इसीलिए सबसे कम डेविएशन होता है। क्योंकि आपके पास ये वाला फार्मूला तो होगा ही, μ-1 इंटू ए, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर डिपेंड करता है। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म तो वही है तो प्रिज्म एंगल तो बदलेगा नहीं। और ये भी मन में सवाल आएगा कि प्रिज्म वही है, मटेरियल उसका वही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के ऊपर डिपेंड करता है, उस कलर के वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है, आप फार्मूला अगर देखें तो ज्यादा अच्छा है, μ = a+b/λ²। इस फार्मूले को हम बोलते हैं कॉची या कॉची फार्मूला बोला जाता है। ये फार्मूले से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर दिख रहा है कि वेवलेंथ जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। ठीक है ना, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। और इन सातों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का और सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का। यानी ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो वेवलेंथ जो है रेड कलर का ज्यादा होता है, वायलेट कलर का कम होता है। और अगर वेवलेंथ ज्यादा है रेड कलर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड कलर का होगा वो कम हो जाएगा, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो μv इज ग्रेटर देन μr और λr इज ग्रेटर देन λv के। तो ये चीज अगर आपको याद है और ये फार्मूला आपको याद है तो आप ये वाला रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। यानी लाल कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे कम काम करेगा माध्यम का, और बैगनी कलर के लिए या उसके बाद जो भी कलर्स हैं उनके लिए अपवर्तनांक ज्यादा काम करेगा। तो जब ये लाल प्रकाश और नीला प्रकाश आपके वायु नाम के माध्यम में से गुजरेंगे तो आप देख रहे हैं लाल का अपवर्तन तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल के लिए, रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा, और नीले कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो काफी कम होता है, तो इसके लिए जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। यहां पर बी लिख दीजिए, ब्लू लिख दीजिए। तो आपको इसी दोनों का रेशियो बताना है। तो अगर आपको पता है कि μr इज लेस देन μb, तो μr और μb के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो आएगा यहां से आप निकालेंगे μr/μb। तो अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो डिवाइड करने पर आएगा लेस देन 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि वेवलेंथ के ऊपर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है,
और इस हिसाब से ये रिलेशन को भी आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड आता है, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर आपको ये भूल गया तो आपको कम से कम ये चीज याद है तो आप एनालाइज करके यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर वेरियस कलर्ड लेटर्स, द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड इज, यानी विभिन्न रंगों से लिखे अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लैब रखा हुआ है, तो किस रंग से लिखा हुआ अक्षर सबसे कम उठा हुआ प्रतीत होगा, है ना। ये आपने वो सप्लीमेंट्री लेक्चर का ये वाला आपने देखा होगा केस, जिसमें पानी में मछली है और इसको जब हम बाहर से देखते हैं तो बाहर से देखने पर एक्चुअल में ये मछली यहाँ नहीं बल्कि थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई देती है ना। अपवर्तन की जो घटना होती है रिफ्रैक्शन की, उस वजह से ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, और जितना ये पोजीशन का डिफरेंस आया इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन, या इसको हम बोलते हैं लेटरल पार्श्व विस्थापन बोलते हैं इसको, या फिर हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल शिफ्ट। ये जो नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ है, ये तब होता है जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर की किसी चीज को, किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देती है। तो सवाल में यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा ग्लास स्लैब हो और इसके नीचे अलग अलग अक्षरों में अलग अलग रंग से लिखे हुए अक्षर हों, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा अक्षर है जो सबसे कम ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो सबसे कम ऊपर उठा हुआ वही दिखाई देगा जिसके लिए नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू सबसे कम होगी। और नॉर्मल शिफ्ट का हमारे पास फार्मूला है। नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला क्या है? नॉर्मल शिफ्ट का एक फार्मूला है हमारे पास, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी और ब्रैकेट में 1 - 1 अपान म्यू। और इसी में एक और चीज आप देख लीजिए, ये है रियल डेप्थ, यहां से लेकर यहां तक का ये है रियल डेप्थ, और उसके बाद ये है आपका अपारेंट डेप्थ, यानी कि ये है वास्तविक गहराई और ये है आभासी गहराई। तो इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपान अपारेंट डेप्थ। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसी फार्मूले का यूज करके हमने इस नॉर्मल शिफ्ट के लिए कैलकुलेशन करके ये फार्मूला निकाला हुआ है। ठीक, तो नॉर्मल शिफ्ट देखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, टी इंटू ब्रैकेट में 1 - 1 अपान म्यू। आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा टी माइनस टी अपान में म्यू। और आपको यह पता करना है किस कलर के अक्षर के लिए नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू सबसे कम होगी, वही सबसे कम ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो कम से कम आपको लानी, यानी टी माइनस टी अपान म्यू की जो वैल्यू है वो आप चाहते हैं कि कम से कम, और ये वैल्यू कम से कम तब होगी जब ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि किसी फिक्स वैल्यू में से आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा कम से कम। तो ये कम से कम आए, इसके लिए आप चाहेंगे टी अपान म्यू की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा। और टी अपान म्यू की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा तब आएगी, ज्यादा ज्यादा तब आएगी जब आपकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम से कम। तो म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी टी अपान म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, टी अपान म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टी माइनस टी अपान म्यू की वैल्यू उतनी कम होगी, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू सबसे कम, आपने अभी भी देखा म्यू वी इज ग्रेटर देन होता है म्यू आर के, और लैम्डा वी इज लेस देन होता है लैम्डा आर के। तो आपको पता है कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो सबसे कम किसके लिए होती है, रेड कलर के लिए होती है, यानी लाल रंग के प्रकाश से या लाल रंग से जो अक्षर लिखा होगा वो सबसे कम ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर ये पूछते सबसे ज्यादा कौन उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इसी का उल्टा, लाल का उल्टा कौन सा हो जाएगा, यहां पर बैगनी हो जाता फिर, क्योंकि बैगनी के लिए लैम्डा का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, सॉरी म्यू का मान सबसे ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होने की वजह से ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई, और ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी नॉर्मल शिफ्ट उतना कम होगा और वो उतना कम ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, ये वाले फार्मूले, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। हाँ, एक चीज और यहां पर आपको ऐड करना चाहेंगे, आप इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक चीज और यहां पर ऐड करना चाहेंगे कि ये जो नॉर्मल शिफ्ट आपने निकाला हुआ है, ये नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला हम सिर्फ तब यूज कर रहे हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर हमारे पास सपोज कोई कंटेनर है और उसमें कई अलग अलग लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, इमिसिबल हैं,
तो ऐसे सभी लिक्विड की वजह से नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट होगा। तो टोटल नॉर्मल शिफ्ट जब निकालेंगे हम, टोटल नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे तो ऐसे जितने भी नॉर्मल शिफ्ट आते हैं उन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो पहले वाले मटेरियल या ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वजह से जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा उसके लिए लिखेंगे T1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। फिर प्लस करेंगे अगला जो भी लिक्विड होगा या जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा T2 उसकी थिकनेस और 1 माइनस 1 अपान उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। और फिर अगला जो भी होगा वो हो जाएगा T3 और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 अपान μ3। ऐसा ये सीक्वेंस लगातार आगे बढ़ता जाता है टोटल शिफ्ट निकालने के लिए। एक तो ये, दूसरा यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका अपारेंट डेप्थ है यानी आभासी गहराई का जो ये फार्मूला है सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के केस में, तो यहां से आप निकालेंगे तो H अपारेंट ऐसे कह लीजिए आप, है ना, अपारेंट डेप्थ हो गया ये। तो अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ और अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर आप कह सकते हैं एक्चुअल डेप्थ और अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के H अपान म्यू कुछ बोल दीजिए आप। तो जब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो ऐसे में आभासी गहराई का ये फार्मूला H अपान म्यू मतलब रियल डेप्थ अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर ऐसे कई सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हो तो यही चीज आगे कई बार रिपीट हो जाता है। तो ये फाइनल अपारेंट डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा, पहले वाले के लिए लिखेंगे H1 अपान μ1, फिर दूसरे वाले की वजह से H2 अपान μ2, तीसरे वाले की वजह से H3 अपान μ3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा ये पैटर्न, है ना। ये पैटर्न यहां भी जैसे ऐड हो गया वैसे यहां भी ऐड हो जाता है। तो आगे हम एक दो सवाल करेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट साथ में था तो हमने कहा कि इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराना कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं रही है कि हम यहाँ पर क्लास में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कराएं। हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन तो कम ही हो बट क्वेश्चन ऐसे हो या उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा हो कि उन्हीं 5 10 25 20 क्वेश्चन में सारी चीजें जो भी पॉसिबल हो सकती हैं वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाए, ठीक है ना। मेरा यही प्रयास रहता है हमेशा और इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम लेता हूँ और मेरे पूरे लेक्चर में 25 से 30 मैक्सिमम क्वेश्चन जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है ना। और मुझे लगता है ये पर्याप्त भी है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। गधा मजदूरी नहीं करना चाहिए। गधा मजदूरी का मतलब यह है कि आप हजार हजार क्वेश्चन करके ही क्या कर पाए जब आपने अगला जो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ और आप उसको नहीं कर पाए, ये गधा मजदूरी हो गया। आप 10 ही क्वेश्चन करिए लेकिन कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो, चीजें इतनी स्ट्रांग हो कि फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसको सॉल्व कर ले जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, मतलब किस केस में अगर लाइट जो है वो ग्लास से एयर में मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में, आपको पता ही है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तभी हम क्रिटिकल एंगल वाली बात करते हैं और तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना होती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि लाइट अगर डेंसर मीडियम ग्लास से रेयर मीडियम एयर में जा रही है तो किस कलर के लिए, किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। तो देखिए आपने डेरिवेशन किया होगा कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो उसमें जो हम स्नेल का फार्मूला यूज करते हैं फिर उसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आया था वो ध्यान रखें अगर, तो आर म्यू डी इज इक्वल टू ये क्या होता है 1 अपान साइन सी की, है ना। क्योंकि हम कभी भी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो इन जनरल हम रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान साइन सी के, जहां पर सी जो है वो क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। अब चलिए इसको आप इधर ले आइए तो आपको मिलेगा साइन सी इज इक्वल टू 1 अपान आर म्यू और डी के, जिसको हम इन जनरल सिंपल सा म्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है अपवर्तनांक मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी ये अभी क्या है, ये एक्चुअल में यहां पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, ए म्यू जी है ये, ठीक है। लेकिन आपको सी का मान कम से कम चाहिए, तो सी का मान कम से कम लाने के लिए साइन सी का मान भी कम से कम आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोण जितना कम होता है उसके साइन थीटा की वैल्यू भी उतनी कम होती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना, 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। यानी आप देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0 30 45 60 90 वैसे वैसे उसके साइन की वैल्यू भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही। यानी अगर आपको सी की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो आपको एक्चुअल में साइन सी की वैल्यू भी मिनिमम चाहिए। अगर सी मिनिमम है तो साइन सी भी मिनिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइन सी मिनिमम तब होगा जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम।
है ना, साइन सी 1/μ के बराबर है, तो ये मिनिमम का मतलब ये मिनिमम, और ये मिनिमम तब होगा जब ये म्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा रखेंगे ये पूरी वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि 1 के अपान में, और ये जितनी कम होगी आपकी सी भी उतनी कम होगी। तो साइन सी की मिनिमम वैल्यू के लिए 1/μ भी आपको मिनिमम चाहिए, और ये मिनिमम लाने के लिए म्यू आपको मैक्सिमम रखना होगा। और म्यू मैक्सिमम किसके लिए होता है आपको पता है, म्यू वी इज ग्रेटर देन क्या होता है, म्यू आर। वायलेट कलर या बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे ही आप बैगनी कलर की बात करेंगे, उसके लिए जब अपवर्तनांक आप निकालेंगे वायु के सापेक्ष कांच का, तो ये आएगा सबसे ज्यादा, और 1 करेंगे तो सबसे कम, और ये सबसे कम मतलब साइन सी सबसे कम, साइन सी सबसे कम मतलब सी सबसे कम, है ना। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग। बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण का मान सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से आपको एनालाइज करना आना चाहिए, और ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, आज का लेक्चर मुझे लगता है थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन के मोड में हूं आज, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा हैं, 25 के आसपास क्वेश्चन है। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप लोग उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ ग्रीन लीफ प्लेस्ड इन अ डार्क रूम इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट, द लीफ अपीयर्स। अगर एक हरे पत्ते को अंधेरे कमरे में रखा जाए और उसके ऊपर रेड कलर की लाइट डाली जाए, तो वो पत्ता कैसा दिखेगा। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस कलर का दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी कलर हम देखते हैं, वो एक्चुअल में वहां से रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट की कलर होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम बहुत अलग अलग टाइप के वेवलेंथ या अलग अलग कलर की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करें, तो ये ऑब्जेक्ट हमें उसी कलर का दिखाई देगा जिस कलर की लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बाकियों को ये ऑब्जर्व कर रहा है उससे मतलब नहीं है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वही कलर का वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे कोई वस्तु हमें रेड दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो रेड कलर के वेवलेंथ को उसको रिफ्लेक्ट कर रही, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रही। कोई हमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब येलो को रिफ्लेक्ट कर रही, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो पत्ता आपका हरा है, हरा पत्ता का मतलब वो हरे कलर को रिफ्लेक्ट कर सकता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करेगा। और ये पत्ता आपका अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, अंधेरे कमरे का मतलब कोई भी दूसरे टाइप का वेवलेंथ या लाइट वहां पर मौजूद नहीं है। तो अगर अंधेरे में आप हरे पत्ते को रखेंगे और उसके ऊपर रेड कलर की लाइट को डालेंगे, तो रेड कलर की लाइट को तो ये एब्जॉर्ब ही करेगा ना, बल्कि आप कोई भी कलर की लाइट डालेंगे तो ये तो एब्जॉर्ब ही करेगा। ये सिर्फ रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट, ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो रेड कलर की लाइट को भी ये अंधेरे में एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। और जो सबको रिफ्लेक्ट करता है वो व्हाइट दिखाई देता है। जो हर एक वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है वो व्हाइट दिखता है, जो किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता वो ब्लैक दिखता है। बाकी पर्टिकुलर हो गया, जो जिस कलर का रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ठीक है, आंसर इसका हो गया ब्लैक कलर का वो दिखाई देगा। बाकी अगर हम इसी घटना को दिन में कर रहे होते तो दिन में क्या होता है कि श्वेत प्रकाश यानी कि सनलाइट मौजूद होती है, और सनलाइट में 7 कलर्स ऑफ वेवलेंथ को हम जो मानते हैं, 7 कलर के लाइट उसमें है। तो वो जो 7 कलर है उसमें से ये 6 कलर को क्या कर लेती, ये लाइट, ये जो पत्ता है वो एब्जॉर्ब कर लेता, और हरे कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता, और दिन में वो हमें पत्ता हरा ही दिखाई देता है ना। चलिए, यहां पर मैं कलर के बारे में 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। कलर्स को हम इस 3 तरह से याद करेंगे, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर। कंप्लीमेंट्री कलर, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर उसको बोलते हैं जो मिक्सिंग से तैयार नहीं किए जा सकते, मतलब कि 2 कलर को मिला करके जो बनता है उसको बोलते हैं मिक्सिंग से बनने वाला कलर। तो प्राइमरी कलर एक तरह से आप कह सकते हैं प्योर या फंडामेंटल कलर्स है, और इनको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे आप वो ताश की गड्डी होती है ना, उसमें नहला दहला ऐसे करके होता है। तो नहला का मतलब ये हो गया कि नीला, हरा और लाल, यानी कि ब्लू, ग्रीन और रेड। नीला, हरा और लाल, ये तीनों कलर प्राइमरी कलर होते हैं, इनको आप मिक्सिंग से तैयार नहीं कर सकते, ये बिल्कुल प्योर कलर्स हैं। बाकी इन तीनों कलर को आपस में एक एक करके जब आप मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इससे कुछ नए कलर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग। और सेकेंडरी कलर कौन कौन से लोग हैं, सी, वाई और एम। इसको हम बोलते हैं सियान, इसको हम बोलते हैं, ये तो हमारा येलो है, यानी येलो जो है वो आपका प्राइमरी कलर नहीं है, ये सेकेंडरी कलर है। और एम फॉर यहां पर है मैजेंटा, है ना, मैजेंटा। ठीक,
ये कलर्स को मुझे पहचानने में, ये तो मुझे पता है कि ये मोर जैसा नीला जो कलर होता है उसको सियान बोलते हैं, मैजेंटा को मैजेंटा ही बोलते हैं। बाकी कलर्स की अगर बात करें तो कंप्लीमेंट्री कलर्स वो दो कलर्स होते हैं, उन दो कलर्स को हम कंप्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं, जिनको आपस में कंबाइन करने पर या तो वो ब्लैक हो जाए या तो फिर वो व्हाइट हो जाए, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर बनाए कोई दो कलर, तो वो कलर्स को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर्स। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम याद करने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्लीमेंट्री कलर्स की लिस्ट कैसे आप तैयार करेंगे या कैसे उन्हें याद करेंगे। आप पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर एक ट्रायंगल बनाते, चलिए इधर बना देते हैं ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल यहां पर बनाते हैं और उस ट्रायंगल से हम इसको याद करेंगे। देखिए ये ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, और इस ट्रायंगल में आप ये सीक्वेंस फॉलो करें कि ऊपर से लिखिए ऐसे नहला, है ना, नीला हरा और लाल। आप अपने लैंग्वेज में इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। तो नीला हरा और लाल वहां वर्टेक्स से स्टार्ट करिएगा। फिर ये प्राइमरी कलर हो गए। अब इसी में आपको सेकेंडरी कलर्स को भी लिखना है, और सेकेंडरी कलर में आप किसको लिखेंगे, सेकेंडरी में देखिए CYM का आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो यहां से देखिए, यहां लिखिए आप C, यहां लिखिए आप Y, और यहां लिखिए आप M। मतलब ये स्यान, ये येलो और ये मैजेंटा। ठीक है, अब देखिए सामने सामने इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और यहां जहां तीनों मिक्स मतलब कंबाइन हो रहे हैं, आप यहां कह सकते हैं ये क्या है, W फॉर व्हाइट, W फॉर व्हाइट। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका यह है कि हरे कलर को और लाल कलर को, है ना, नहला में जो नीला हरा और लाल है ये प्राइमरी कलर है, हरे कलर और लाल कलर को मिलाएंगे तो जो हमारा सेकेंडरी कलर बनेगा वो बनेगा येलो, है ना। ये येलो कैसे बनता है, ये हरे और लाल को मिलाने से, हरे और लाल को मिलाने से बनता है। इसी तरह से लाल और नीले को मिलाने से मैजेंटा बनेगा, इसी तरह से नीले और हरे को मिलाने से सियान कलर बनेगा। ठीक है ना, तो सारे सेकेंडरी कलर आपको याद हो गए। कौन सा सेकेंडरी कलर कैसे बनेगा, आपसे कोई अगर पूछता है कि सियान कैसे बनेगा, येलो कैसे बनेगा, मैजेंटा कैसे बनेगा, तो ये ट्रायंगल याद रखिए, हरे और लाल को मिलाकर येलो बनेगा, लाल और नीले को मिलाकर मैजेंटा बनेगा, नीले और हरे को मिलाकर के सियान बनेगा। और अगर इसमें अगर कोई पूछे आपसे कंप्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए, नीला और पीला, है ना, नीला और ये येलो ना, नीला और पीला जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा व्हाइट। इसका मतलब नीला और पीला जो है वो आपके कंप्लीमेंट्री कलर्स है। इसी तरह से हरा और मैजेंटा, हरा और मैजेंटा जब आप मिलाएंगे तो ये भी मिलाने से हो जाएगा व्हाइट, यानी हरा और मैजेंटा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर्स हैं। और ये आपके सियान और लाल, सियान और लाल को मिलाने से आपका क्या बनेगा, व्हाइट कलर बनेगा, यानी सियान और लाल एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर्स है। तो ये याद करने के लिए अच्छा हो सकता है, आसानी से याद हो जाएगा, और आप इनको साथ में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, if c be the velocity of light in vacuum, the time taken by the light to travel this thickness of glass is। ये तो बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, और ये आई थिंक ये एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन ये रहता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है कि अगर सपोज T थिकनेस वाला कोई ग्लास स्लैब है, T थिकनेस का कोई ग्लास स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसमें से कोई लाइट अगर पास हो तो इस पूरी लेंथ को, मतलब ये लाइट यहां पर आई, यहां से अब बाहर निकलने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपको बताना है। यानी T थिकनेस वाले इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में लाइट को कितना समय लगेगा। ठीक, तो समय कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आपके पास फार्मूला है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि आप कह सकते हैं डिस्टेंस अपान में क्या, स्पीड, डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक अगर वर्टिकल एक डिस्टेंस की बात करें तो T मोटाई है, और अब प्रकाश की चाल इस T मोटाई को किस चाल से पार करेगी यही हमें नहीं पता है। यानी अगर हमें यह पता करना है कि यहां से यहां बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, तो समय के लिए दूरी चाहिए थी और चाल चाहिए था। दूरी हमें पता है इसकी कि ये T मोटाई या T दूरी, हमें यह नहीं पता है कि यह प्रकाश जो वायु में C चाल से चल रही थी वो इस माध्यम के अंदर किस पर्टिकुलर चाल से चलेगी। तो हमें इस म्यू अपवर्तनांक वाले ग्लास स्लैब के अंदर लाइट की स्पीड पहले पता करना होगा। और आपको ये फार्मूला पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिनको यहां सिंपली म्यू बोला गया है, उसके लिए फार्मूला है पहले मीडियम में लाइट की स्पीड अपान में दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। और पहला मीडियम अगर आपका एयर या वैक्यूम है तो इस V1 की जगह पर C लिखेंगे, और दूसरा आपका कोई मीडियम है तो इसको आप V2 बोलिए चाहे V बोलिए। तो यहीं से ये फार्मूला निकल के आता म्यू इक्वल टू क्या, C अपान V।
म्यू इक्वल टू सी अपान वी जो फार्मूला वो यही तो है, 1 म्यू 2 जिसको म्यू बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है V1 अपान V2। और पहला माध्यम अगर आपका एयर या वैक्यूम है तभी हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो पहला माध्यम अगर एयर या वैक्यूम है तो वहां पर लाइट की स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸, और यहाँ V2 की जगह पर v लिख देंगे तो म्यू इक्वल टू सी अपान वी। तो यहां से हम v निकाल सकते हैं, इस माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल v इक्वल टू हो जाएगा c अपान में क्या, म्यू। तो v इक्वल टू सी अपान म्यू यहां पर रख दीजिए v की जगह पर, आपको समय मिल जाएगा इसको क्रॉस करने में। तो t और अपान में v की जगह पर लिखेंगे कितना, c और अपान में म्यू, और ये म्यू ऊपर चला जाएगा, रिवर्स होकर मल्टीप्लाई करता है, तो ये t और इंटू में हो जाएगा म्यू अपान में c, दैट मीन्स म्यू t और अपान में c। इतना टाइम लगेगा इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में लाइट को, और इसको आप लर्न भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए इस रिजल्ट को, इसके ऊपर सवाल भी आते हैं। अगर ये याद हो सके तो इसको याद भी रखिए, म्यू टी अपान सी, जहां टी टाइम नहीं थिकनेस है, ठीक है। तो म्यू टी अपान सी समय लगता है किसी ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में। तो इसका आंसर हो गया म्यू टी अपान सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे एक सवाल है इसके ऊपर, आप कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इफ द स्पीड ऑफ रेड कलर एंड ब्लू कलर लाइट बीम्स इन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, आर वी आर एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, देन इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। यानी स्पीड ऑफ रेड कलर एंड ब्लू कलर लाइट बीम इन ग्लास स्लैब, कोई एक ग्लास स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो कह रहे हैं कि इसमें से अगर रेड कलर की लाइट जाए और ब्लू कलर की लाइट जाए तो उसकी जो स्पीड इसके अंदर होगी वी आर और वी बी होगी, तो इस वी आर और इस वी बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आ जाइए स्नेल के फार्मूले में, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 अपान V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। और इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपान म्यू 1 के। तो पहला मीडियम अगर हमारा रेयरर है, दूसरा मीडियम डेंसर है, तो 1 म्यू 2 को हम सिंपल सा म्यू बोलते हैं, तो यहां पर वही चीज म्यू लिखा हुआ है, ठीक है। और आप देखिए इस फार्मूले से आपको ये पता चल रहा है कि म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू V1 अपान V2। म्यू इक्वल टू क्या है, V1 अपान V2। और आप देख रहे हैं कि इस मीडियम के अंदर जाने के बाद प्रकाश की चाल, मतलब बाहर क्या है, V1 का मतलब क्या है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, तो इन सारी बातों को आप छोड़िए, आप सिंपल सा ये फार्मूला लिखिए, म्यू इज इक्वल टू सी अपान वी। अगर प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है तो यही सॉल्व करने के बाद यहां पहुंचते हैं म्यू इक्वल टू सी अपान वी। तो इस माध्यम में जाने के बाद जो चाल होगी v, वो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c और अपान में इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू। c की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है जो v की वैल्यू है वो म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी इस माध्यम का जैसा अपवर्तनांक होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रकाश की चाल इसके अंदर आएगी। और आपको पता है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक फिक्स नहीं है, फिक्स इन द सेंस इस माध्यम का अपवर्तनांक इस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग कलर की लाइट के लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग काम करता है, और वो आपने पीछे देखा भी कि म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, मतलब बैगनी कलर के लिए अपवर्तनांक इसका ज्यादा काम करेगा और लाल कलर के लिए कम काम करेगा। और बैगनी कलर के लिए आप देखिए यहां से वी, बैगनी नहीं, यहां पर ब्लू की बात है तो ब्लू की बात करते हैं, वी बी इज इक्वल टू सी अपान म्यू बी। और रेड के लिए हो जाएगा वी आर इज इक्वल टू सी अपान में म्यू आर। और आपको पता है कि इसमें कि वी बी जो है या म्यू बी जो है ये वैल्यू ज्यादा है म्यू आर से, और अगर ये ज्यादा है तो डिवाइड करने पर जो आएगा वो कम आएगा, साफ साफ पता है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ये कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम है तो ये क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी आप सिंपल सा रिलेशन बता सकते हैं कि वी आर इज ग्रेटर देन वी, यानी जो लाल कलर है वो तेजी से पार होगी और जो नीले कलर की लाइट है वो धीरे धीरे पार होगी। तो वी आर इज ग्रेटर देन वी बी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहां जाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे यहां पर आ सकते थे कि वो प्रकाश वायु या निर्वात से इस कांच में जा रही, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा प्रकाश की चाल उतनी कम होगी, और बैगनी कलर के लिए अपवर्तनांक या नीले कलर के लिए अपवर्तनांक ज्यादा है इसलिए वहां पर चाल उसकी कम हो जाएगी, और लाल कलर के लिए अपवर्तनांक कम है इसलिए उसकी चाल ज्यादा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि जल और कांच के क्रांतिक कोणों में संबंध बताइए, यानी वाटर और ग्लास के क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात है, फार्मूला है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी।
तो अगर पहला माध्यम हमारा वायु या निर्वात है और दूसरा माध्यम क्या है, वाटर है यानी जल है, तो ये हो जाएगा वायु या निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1/c। तो वाटर के केस में हम यहाँ W लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम W लिख देते हैं, पहला माध्यम वायु या निर्वात है। जल के इसी तरह से कांच के लिए लिखें तो ये हो जाएगा म्यू जी इज इक्वल टू 1/sin C और G। ठीक है, क्रांतिक कोणों के बीच संबंध चाहिए तो आप इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद हो जाएगा म्यू W/μg इज इक्वल टू दिस अपान दिस, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी आपको मिलेगा साइन C फॉर ग्लास अपान साइन C फॉर वाटर। और इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, आपको पता है कि म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू W, मतलब ग्लास का या कांच का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। तो अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, बीच में इक्वल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी इस वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा। दिस इंप्लाइज दैट साइन CW इज ग्रेटर देन साइन CG की। और साइन में आपको पता है, साइन में कोई वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो एंगल भी ज्यादा है। कॉस में ऐसा नहीं, कॉस में उल्टा होता है, लेकिन साइन में अगर कोई ओवरऑल साइन थीटा अगर ज्यादा है तो इसका मतलब थीटा ज्यादा है ना। तो इसका मतलब अगर साइन CW ज्यादा है साइन CG से, दिस मीन्स CW ज्यादा है CG से, मतलब जल के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा और कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा। ठीक है, तो CW इज ग्रेटर देन CG, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। आप देख रहे हैं कुल घुमा फिरा के अभी तक सिर्फ एक ही दो कॉन्सेप्ट यूज हुए इतने सवालों में, 11 सवालों में। फिर से अगला सवाल भी इसी तरह का है। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि ये सपोज ऊपर वाला जो मीडियम है इसको हम बोल रहे हैं मीडियम 1 और नीचे वाला जो मीडियम है इसको हम बोल रहे हैं मीडियम 2। और आपको पता है क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तभी हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी बात करते हैं। तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। और क्रांतिक कोण की स्थिति में आपको पता है प्रकाश किरण जब ऐसे आपतित होती है तो इसका जो रिफ्रैक्शन होता है या अपवर्तन होता है वो इसी अंतरा पृष्ठ से होता है, इसी बाउंड्री से होता है, ऐसे है ना। और ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इस टाइम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम स्नेल का फार्मूला जब यूज करते हैं, पहला मीडियम ये है दूसरा मीडियम ये है, तो स्नेल के फार्मूले से 1μ2 इज इक्वल टू साइन I अपान साइन R। तो यहां पर आप देखिए I की जगह पर हमें लिखना चाहिए C, क्रिटिकल एंगल C, और R की जगह पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन C। लेकिन इस सवाल में उसको बोला गया है क्या, थीटा। क्रांतिक कोण का मान क्या है, थीटा के बराबर। देखिए हम इसलिए फार्मूले के ऊपर यहाँ पर मतलब इसके एक तरह से डेरिवेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उस वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है। जो आप डायरेक्ट आंसर यूज करते हैं ना क्रिटिकल एंगल के केस में म्यू इक्वल टू 1/sin C, ये फार्मूला यूज करते हैं। इसमें एक बात आप याद करना कई बार भूल जाते हैं कि म्यू का मतलब यहां पर रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जबकि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम वो इज इक्वल टू 1/sin C। ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन करके यहां तक हम पहुंचे हैं, क्योंकि इन जनरल हमारा ये टेंडेंसी है कि हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं वो डेंसर मीडियम का लिखते हैं रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको एज अ फार्मूला हमने याद किया। बाकी वो रिजल्ट उसके पहले ऐसा कुछ था कि 1μ2 इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पर क्या हो गया, ये साइन थीटा के बराबर। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम। ठीक है, और 1μ2 को आप ऐसे भी तो बोलते हैं μ2 अपान क्या, μ1। 1μ2 का मतलब μ2 अपान μ1, और इसको और क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं v1 अपान v2, और इज इक्वल टू किसकी है, ये साइन थीटा। ये डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल है और ये रेयरर मीडियम में प्रकाश की चाल है। और यहां पर दिया हुआ है कि मीडियम 1 में जो प्रकाश की चाल है वो v है, मतलब डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है यहां पर आप v लिखिए, और रेयरर मीडियम का पूछा गया इसको v डैश बोल दीजिए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से आपको v डैश मिल जाएगा, v डैश इक्वल टू v अपान क्या, साइन थीटा। तो आप यहां से अगर चलेंगे थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट और जल्दी से बिना कंफ्यूज हुए आंसर आ जाएगा v अपान साइन थीटा। बाकी अगर आप यहां से करना चाहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहां से भी करके आपको दिखा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था इसलिए मैंने रोक दिया। d इज इक्वल टू 1/sin C। तो इसमें आप देखें यहां पर ये पहला मीडियम दिख रहा है और ये दूसरा मीडियम दिख रहा है,
और स्नेल के फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको पहला मीडियम पता है, दूसरा मीडियम पता है, तो यही किसके इक्वल होता है? यही तो होता है v1/v2 के इक्वल। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। यहाँ पहला मीडियम रेयर दिख रहा है तो आप कहेंगे रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड, और अपान में दूसरा मीडियम डेंसर है तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड इज इक्वल टू 1/sin c के, c की जगह पर थीटा लिखिए। और रेयर मीडियम यहाँ पर दूसरा मीडियम है और यही आपसे पूछा गया, तो v रेयर आपको पता करना, और v डेंसर में v दिया हुआ है, ये 1/sin थीटा हो जाएगा। v को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रेयर मीडियम में स्पीड आ जाएगी v/sin थीटा के बराबर। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहां से भी आंसर आपको आ जाएगा। तो आप चाहे वहां से करिए, आप चाहे यहां से करिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये पहला मीडियम दिख रहा है, ये दूसरा मीडियम दिख रहा है। स्नेल के फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लाइट की स्पीड का रेशियो लिखेंगे तो पहले रेयर को लिखेंगे फिर डेंसर को लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में करेंगे मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लैब ऑफ थिकनेस टी। अगर टी थिकनेस वाला कोई स्लैब है तो आपको पता है इसमें से जब लाइट पास होती है तो होता क्या है। ये लाइट देखिए अभी रेयर टू डेंसर जा रही है, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। रेयर से डेंसर में जाते हुए जो लाइट होती है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, कुछ ऐसे जाएगी। अभी यहाँ पर फिर से ये नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। और ये जो इंसिडेंट रे थी और ये जो इमरजेंट रे है, अगर हम दोनों को आगे बढ़ाएं तो ये दोनों लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के होते हैं पैरेलल। यानी इनका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट हो गया। जो लाइट ऐसे जानी थी वो वहां से शिफ्ट होकर के इधर चली गई। डेविएशन नहीं बोलेंगे इसको, डेविएशन का मतलब यहां पर होता है डायरेक्शन को चेंज करने से, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है। बस इतना हुआ थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट हो गया है। यही जो लेटरल शिफ्ट है, इसी लेटरल शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। इसी लेटरल शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। और इस लेटरल शिफ्ट के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। अगर इसकी थिकनेस टी है तो लेटरल शिफ्ट x इक्वल टू होता है x इक्वल टू टी साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई अपान म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और उसका होल पावर 1/। ये हमारे पास लेटरल शिफ्ट का फार्मूला है। और इस लेटरल शिफ्ट की जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं एक्स मैक्सिमम, तो ये यहां से निकल के आता है किसके बराबर? टी के बराबर। यानी अगर हम इस एक्स की बात करें तो ये हमेशा टी से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा उस टी के बराबर होगा। यानी लेटरल शिफ्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो इस ग्लास स्लैब के थिकनेस के बराबर हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखना चाहिए कि ये मैक्सिमम थिकनेस के बराबर हो सकता है। तो थिकनेस टी था तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी लेटरल शिफ्ट जो होगा वो भी थिकनेस के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर आई है साइन स्क्वायर आई। चलिए अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें कह रहे हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन वाटर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट वुड बी द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, लाइट की स्पीड दिया हुआ है, कौन कौन से मीडियम में? एयर में दिया हुआ है और वाटर में दिया हुआ है, और क्रिटिकल एंगल की बात हो रही। आपके पास फार्मूला है, फार्मूला क्या है आपके पास कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। और म्यू का मतलब क्या है? यहां पर म्यू का मतलब ये रेयर है और यहां पर क्या है? डेंसर है। स्नेल के फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और इसको जब हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं v पहला मीडियम और अपान में v दूसरा मीडियम। पहले मीडियम में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहां पर देखें तो आर म्यू डी दिया हुआ, यानी ये पहला मीडियम हुआ, ये दूसरा मीडियम हुआ, तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड और अपान में डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड इज इक्वल टू क्या? 1/sin c, यानी क्रिटिकल एंगल के। और ये यहां पर जो लाइट के ये जो केस है इसमें रेयर मीडियम है आपका एयर और डेंसर मीडियम है आपका वाटर। तो ये जो रेयर मीडियम यानी एयर है उसमें लाइट की स्पीड भी गिवन है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और डेंसर मीडियम जो है वो है वाटर और उस वाटर में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ के। बस इससे आप इसको सॉल्व करें, ये डिवाइड करने पर 1.5 आएगा। यानी आपको मिला क्या, या 3/2 ही रहने दीजिए, आपको मिला 3/2 इज इक्वल टू 1/sin c, यानी sin c इज इक्वल टू 2/3, यानी कि c इक्वल टू क्या? साइन
इनवर्स 2/, तो यहां पर सी की वैल्यू मिल गई कितनी, साइन इनवर्स 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये जो म्यू इक्वल टू 1/sin c लिखते हैं वो रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनता है। जो पहले मीडियम लिखा गया होगा उसमें चाल, फिर जो दूसरा मीडियम लिखा होगा उसमें चाल, दोनों का अनुपात होता है। तो बस वही हमने किया है। रेयरर का नाम यहाँ एयर था और डेंसर का नाम यहाँ पर वाटर था, तो हमने एयर और वाटर में लाइट की स्पीड को रख दिया और 1/c से कंपेयर करके सी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आसान सवाल है, बस थोड़ा सा मतलब रिदम एक बार बन जाएगा तो कर लेंगे आप। इसमें देखिए क्या करें, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री टू अ प्लेन सरफेस, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस इज। ठीक है, यहां पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है और कितने कोण पर इंसिडेंट हो रही है, 60 डिग्री पर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, इसके बाद कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए तो आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री का मतलब ये जो बच गया, क्योंकि ये पूरा 90 होता है तो ये बच गया कितना, 30 डिग्री। और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये 30 हो गया तो मतलब आपका जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो अब इसके नीचे 60 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, तभी तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और 60 डिग्री पर नीचे होने का मतलब समझिएगा जरा, अगर ये प्रकाश किरण सीधे जाती ऐसे, अगर ये ऐसे सीधे जाती तो क्या होता, एक ये वर्टिकल वाला आपका नॉर्मल और ये वाली लाइट, दो किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो अगर ये प्रकाश किरण सीधे जाती तो ये वाला होता 60 और ये वाला होता कितना, 30। ध्यान समझिएगा, ये होता 60 उस टाइम और ये होता 30, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो डेविएट तो होगी, और ये लाइट डेविएट हुई है, इसी वजह से ये यहां से नहीं गई, यहां से ये 30 डिग्री नहीं बना रही, बल्कि ये और नीचे चली गई है, और ये यहां से यहां पूरा 60 है, तभी तो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, तभी तो इनके और इनके बीच का टोटल 90 डिग्री, क्योंकि यहां तो सिर्फ 30 मिला था, नीचे से 60 चाहिए होगा, यानी आपकी जो प्रकाश किरण है वो सीधे नहीं गई है, सीधे जाती तो ये इतना जो एंगल होता वो सिर्फ 30 डिग्री का बनता, लेकिन हमें ये पूरा 60 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि ये लाइट यहां से न जाकर के ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है। तो आपको इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये कि इस मीडियम के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताना है। स्नेल के फार्मूले से आंसर आएगा 1μ2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान सिर्फ रखना है, आपतन कोण तो दिया ही था, साइन 60 हो जाएगा, अपवर्तन कोण नहीं दिया था, उसके लिए तमाम बातें बताई गई, उससे आपने देख लिया कि अपवर्तन कोण का मान कितना है। अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू रखेंगे, जो कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल लिया जाता है, ये 60 डिग्री नहीं लेना है, ये वाला एंगल लेंगे। नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर किया जाता है। तो ये अगर 60 हो गया तो ये बचा कितना, 30 डिग्री हमारे आर की वैल्यू है, तो साइन यहां पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे ये कैंसिल होकर कितना आ गया √3, यानी कि इस सरफेस का या पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी, है ना। माध्यम का आपको अपवर्तनांक बताना है और उस माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति पता है और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी पता है। सपोज कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है और उस लाइट का वेवलेंथ कितना है, ये आपको पता है, तो आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बताना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको सिर्फ एक मटेरियल दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा माध्यम वायु या निर्वात है ना, और इसका अपवर्तनांक हम वायु या निर्वात के सापेक्ष आपसे पूछ रहे हैं, तब तो ऐसे केस में हम ये वाले फार्मूले पे डायरेक्ट आ सकते हैं, म्यू इक्वल टू सी अपान वी पर, ज्यादा सोचना भी नहीं। तो यहां से हमें म्यू निकालना है, सी पता ही होता है, सी इक्वल टू कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
लेकिन इस माध्यम के अंदर प्रकाश की जो चाल है वो हमें नहीं पता है, और नहीं पता उसी को निकालने के लिए दोनों वैल्यूज गिवन है, क्योंकि v इक्वल टू होता है n इंटू में क्या, लैम्डा की। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको फ्रीक्वेंसी का मान हर्ट्ज में और वेवलेंथ का मान मीटर में रखना है, ताकि ये पूरी वैल्यू मीटर पर सेकेंड में चाल को रिप्रेजेंट करे। तो यहां जो लैम्डा आपको दिया वो 5000 एंगस्ट्राम था, बस इसको आपको क्या करना है, इसको लिखना है 5000 इंटू एंगस्ट्राम को 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और ये 5000 को लिखेंगे 5 इंटू ये 3 और ये -10 कितना हो जाएगा, -7 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻8 अपान फ्रीक्वेंसी कितना है 2 इंटू 10⁻14 इंटू, और ये लैम्डा कितना है, ये है 5 इंटू 10⁻⁻7। तो 5 इंटू 2 करिएगा 10 होगा, और 10 का मतलब 10⁻1, 10⁻1 और 10⁻14 यानी 10⁻15, 10⁻15 -7 करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻8, 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सा आंसर बचा कितना, इस माध्यम का वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 3, यहां पर दिया हुआ 3.00 डेसिमल के 2 डिजिट तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूले पर हम सीधे आ सकते हैं। ये फार्मूले का मतलब ये होता है कि यहां पर 1μ2 आप लिख सकते हैं, यहां v1 और v2 आप लिख सकते हैं, लेकिन जब पहला माध्यम वायु या निर्वात है या कुछ नहीं बोला गया तो वो वायु या निर्वात ही है, तो ऐसे में आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते हैं और तुरंत आंसर ला सकते हैं, टाइम बचेगा आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहे हैं कि द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा जब प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी। ये ऑप्शन दिया हुआ है, वाटर से एयर में, ग्लास से एयर में, ग्लास से वाटर में, एयर से वाटर में। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहले तो आप ये देखें, आपको ये फार्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin सी की, ठीक। यहां म्यू का मतलब ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है ना। और इसको अगर आप स्नेल के फार्मूले से लिखें तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे में पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी आप कह सकते हैं इसको म्यू डी और अपान में म्यू क्या आर इज इक्वल टू 1/sin सी की। यहां से आप साइन सी निकालिए, साइन सी आपको क्या मिलेगा, साइन सी इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर और अपान में म्यू डी की। और आप चाहते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम, क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाए, अधिकतम। तो क्रांतिक कोण अधिकतम तभी होगा जब ये पूरा साइन क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा, क्योंकि थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है। तो सी अधिकतम होने का मतलब साइन सी अधिकतम, और साइन सी अधिकतम तब होगा जब ये पूरा रेशियो क्या होगा, अधिकतम। यानी इसमें जो जो पेयर दिया हुआ है रेयरर और डेंसर का, रेयरर और डेंसर का, रेयरर और डेंसर का, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालिए, जिनका रेशियो सबसे ज्यादा आएगा उन्हीं के लिए क्रांतिक कोण का मान भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी आपको जितने भी यहां पर माध्यम दिए हुए हैं उन रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां रखिए और अपान में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखिए, और इन सब का रेशियो निकालिए और चेक करिए किसके केस में ये वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, और जिसके केस में ज्यादा आएगी वही आपका आंसर हो जाए। तो आप कर लीजिएगा, जैसे रेयर मीडियम की बात कर लें तो पहले केस में जैसे वाटर दिया हुआ है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही होगा 1.33, जिसको हम 4/3 के हिसाब से रखते हैं, ठीक है ना, 4/3 के हिसाब से रखते हैं। और इसके बाद एयर की बात करें तो एयर के लिए 1.003 होता है, लेकिन इन जनरल हम इसको 1 लेके चलते हैं। और ग्लास की बात करें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये होता है आपका 4 बाई कितना होता है, सॉरी 3/2 होता है, 3/2 रखा जाता है ना, 1.5 के आसपास आता है। तो ये जो वैल्यूज हैं आप इनको सबके केस में चेक करिएगा, तो यहां से जो रेशियो निकल के आएगा इस वाले केस में सबसे ज्यादा आएगा, बाकी केसेस में इससे कम आएगा। तो इसीलिए यही जो पेयर है ग्लास और वाटर का, इस पेयर के केस में आपका साइन सी मैक्सिमम आ रहा है, और साइन सी मैक्सिमम आने का मतलब सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप डिवाइड तो कर ही लेंगे, ये सारी वैल्यूज हमने बता दी है, आप सबके केस में ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पीजीटी 2021 का क्वेश्चन। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस ईयर के ही हैं। ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसके लिए आप सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, जिनको आप याद कर ले, जैसे हीरे का चमकना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डेजर्ट में मरीचिका है, और ठंडे प्रदेशों में लूमिंग है, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप एक बार लेक्चर से देख करके उन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखिए दूसरे किसी भी माध्यम का नाम नहीं लिया गया है, इसका मतलब दूसरा माध्यम वायु या निर्वात है।
और ये जो कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, ये वायु या निर्वात के सापेक्ष दिया गया है, जिसको हम इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो यानी आपको कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है वायु या निर्वात के सापेक्ष, और आपको इस कांच में प्रकाश की चाल यानी आपको v का मान पता करना है। तो फार्मूला म्यू इक्वल टू सी अपान वी से काम चल जाएगा, सीधे सीधे यहीं से हो जाएगा। तो आपको v का मान निकालना, v इक्वल टू हो जाएगा सी अपान में म्यू, बस हो गया। c की वैल्यू रख दीजिए 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू 1.5 डिवाइड करिएगा, ये 2 हो गया, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश द्वारा 1 नैनोसेकंड में तय की गई दूरी बतानी। तो तय की गई दूरी निकालने के लिए आप बताइए, दूरी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? दूरी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणे में क्या? समय, चाल गुणे में समय। और सवाल में आपको समय दिया हुआ है, कितने टाइम की बात हो रही है? 1 नैनोसेकंड यानी कितना? 10⁻⁹ सेकेंड के। तो समय आपको पता है, अगर आपको स्पीड पता चल जाए 1.5 अपवर्तनांक वाले ग्लास में अगर आपको लाइट की स्पीड पता चल जाए, तो उस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ निकालना है स्पीड, और वही फिर से पुराना ही क्वेश्चन है ये, म्यू इक्वल टू सी अपान वी। तो यहां से आप v निकालेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा सी अपान में क्या? म्यू, यानी 3 × 10⁸ और अपान में 1.5। ये कितना आ गया था यहाँ पर? ये आ गया 2 × 10⁸। यहाँ पर रख दीजिए, यानी ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸, और समय आपको दिया हुआ 10⁻⁹ सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा का पूरा आंसर अब किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो ये कितना हो गया? 2 × +8 - 9 कितना हो जाएगा? -1, यानी कि ये हो जाएगा 0.2 मीटर। लेकिन जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 5/3, देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट इंटरिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर विल बी। यानी लाइट अगर ग्लास से वाटर में जाए तो आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए आपके पास फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1 अपान क्या? साइन सी की। और जहां म्यू का मतलब है रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ रेयरर मीडियम है आपका वाटर और डेंसर मीडियम है ग्लास। यानी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं म्यू की जगह पर ये डेंसर मीडियम की जगह पर ग्लास लिखिए और रेयरर मीडियम की जगह पर आप वाटर लिखिए। तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपान क्या? साइन सी की। और डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। इसके लिए कुछ गिवन है, यहाँ पर आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है ये नहीं बताया गया। इसका मतलब ये एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, ये वाटर और ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 5/3। और आपको इन दोनों की मदद से निकालना है डब्ल्यू म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फार्मूला है डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी और अपान में ए म्यू डब्ल्यू। और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना? ये आपका ए म्यू जी है 5/3 और अपान में ये ए म्यू डब्ल्यू है कितना? 4/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5/4 बचेगा। यहां पर रखेंगे 5/4 इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी की, और यहां से आ जाएगा साइन सी इक्वल टू 4/5। तो सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ये है क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण का मान, साइन इनवर्स 4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पीजीटी 2005 से। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ रे विल बी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अधिकतम विचलन का मान कितना होगा? ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से चलती है, रेयरर मीडियम में जाती है, और जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो ये इस बाउंड्री से क्रॉस करती है। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। अब अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी और ज्यादा बढ़ा दें, सपोज ये क्रांतिक कोण वाली स्थिति थी, हमने और ज्यादा बढ़ा दिया आपतन कोण का मान,
ये प्रकाश किरण वापस पहले माध्यम में आ जाती है। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल होता है, यानी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रिफ्लेक्शन के लॉज की तरह। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो डेविएशन की अगर हम बात करें तो डेविएशन देखिए कितना हुआ। अगर ये लाइट ऐसे जा रही थी और अगर ये ऐसे सीधे जाती तो इधर निकलती, लेकिन ये लाइट यहां नहीं इधर निकल रही। इतना जो एंगल है ये डेविएशन एंगल है। ये जो एंगल है वो क्या है, ये है आपका डेविएशन एंगल। और ये एंगल पूरा आपको निकालना पड़ेगा, इसी को हम डेविएशन एंगल बोलेंगे। बाकी मैक्सिमम ये कितना हो सकता है ये तो हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये डेविएशन एंगल निकालिए। देखिए अगर ये एंगल को आपने, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को कोई आपने नाम दे दिया, सपोज थीटा है ये, तो ये भी हो गया थीटा। और अगर ये थीटा हो गया तो जो बचा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा के। ठीक है, ये हो गया कितना, π/2 माइनस थीटा के। सिमिलरली अगर ये लाइट बिल्कुल सीधे ऐसे निकल जाती और ये एक लाइट है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाता, थीटा के। मतलब दो ये लाइट है ना, दो रेज काट रही हैं तो ये अपोजिट एंगल इक्वल। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा। और अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये पूरा होता है 90 डिग्री। तो ये अगर थीटा हो गया तो जो बच गया हो गया π/2 यानी 90 माइनस थीटा। तो आप इसको लिख लीजिए सिंपल सा क्या, π/2 माइनस में थीटा। ये एंगल है π/2 माइनस थीटा, ये एंगल भी है π/2 माइनस थीटा। ये हो गया इंसिडेंट और ये है इमर्जेंट या रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का ये डेविएशन। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। तो π/2 प्लस π/2 मिलके हो गया पाई, और माइनस थीटा मिलके क्या हो गया, माइनस में 2 थीटा। ठीक है, ये तो हो गया डेविएशन की वैल्यू। अब इसमें सवाल में बोला था अधिकतम डेविएशन यानी मैक्सिमम विचलन आपको बताना है। तो मैक्सिमम डेविएशन, ये मैक्सिमम डेविएशन तब होगा जब इस थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मिनिमम। थीटा की वैल्यू हम रखेंगे कम से कम तो ये डेविएशन आएगा पूरा ज्यादा से ज्यादा। और थीटा की वैल्यू कम से कम कब पॉसिबल है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो कम से कम जो वैल्यू है वो यही वैल्यू है, क्रिटिकल एंगल। क्योंकि इसके पहले तो हमारी लाइट इस वाले मीडियम में थी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को ऊपर वाले मीडियम में आना पड़ेगा। तो अभी ऊपर वाले मीडियम में तो नहीं आई है, लेकिन सबसे कम वैल्यू जो हो सकती है इस लाइट के इस मीडियम में जाने के लिए वो हो सकती है यही सबसे छोटी वैल्यू है। इसके बाद कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये और ऊपर जाएगी और डेविएशन जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ये डेविएशन एंगल जो है वो घटता जाएगा। तो डेविएशन मैक्सिमम आए इसके लिए थीटा आपको क्या रखना होगा, मिनिमम रखना होगा। और थीटा की ये मिनिमम वैल्यू कितनी, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो ये हो गया आपका पाई माइनस में 2 और थीटा की जगह पर हो जाएगा IC यानी क्रिटिकल एंगल, यानी कि हो जाएगा पाई माइनस 2 IC। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये PGT 2009 का थोड़ा सा अलग सवाल था इसलिए हमने इसको कर दिया है। अब आगे का भी सवाल देख लीजिए, करना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह के सवाल पीछे हुए नहीं है। इसमें देखिए 0.5 मीटर गहराई का एक बर्तन है जिसमें दो लिक्विड रखे हुए हैं और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और μ2 और आधे आधे भरे हुए, मतलब एक कंटेनर है। इस कंटेनर की पूरी हाइट है 0.5 मीटर। आधे आधे का मतलब कि इसका आधा कर लीजिए 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। यहां μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक में है और एक में μ2 है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि अपवर्तनांक μ1 वाला द्रव नीचे है और अपवर्तनांक μ2 वाला द्रव ऊपर है। तो अभिलंबवत देखने पर बर्तन की आभासी गहराई प्रतीत होगी, यानी अपारेंट डेप्थ बताना है अगर हम यहां ऊपर से देखें। तो हमने पीछे एक सवाल में आपको बताया था ये फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपारेंट डेप्थ, है ना, रियल डेप्थ अपान में अपारेंट डेप्थ। यहां से आप निकालेंगे अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू कितना, अपारेंट डेप्थ इक्वल टू होता है रियल डेप्थ और अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेयरर मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, जिसका मतलब यहाँ μ1 या μ2 से। ठीक, तो अगर हम टोटल अपारेंट डेप्थ निकालें तो यही चीज दोनों माध्यमों के लिए करेंगे। तो कितना हो जाएगा फाइनल, रियल डेप्थ दोनों का कितना है 0.25, तो यहाँ पर तो वही रहेगा 0.25 और अपान में म्यू कितना है, पहले कितना है इसके लिए μ1 की वैल्यू रखिए एक में μ2 प्लस दूसरा कितना 0.25 और अपान में कितना μ2, μ1 और μ2 की वैल्यू रख दीजिए 0.25 और अपान में μ1 कितना है, μ1 इज 1.2 और प्लस में μ2 कितना है, ये आ जाएगा आपका 1.3। अब आप इनको डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद इनको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद आई थिंक लगभग ये वाला आंसर आपका
जो ऑप्शन नंबर बी है वही आ जाता है, 0.400 करके कुछ आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने के बाद इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल अपारेंट डेप्थ निकालने का ये तरीका हुआ। जैसे आप अपारेंट डेप्थ निकालते हैं एक मीडियम के लिए, ऐसे ही अगर एक से ज्यादा मीडियम हो जाए तो बस उसी को क्या करना है, ऐड कर देना है। और इसी तरह से नॉर्मल शिफ्ट जो निकालते हैं उसमें भी एक के लिए जैसे नॉर्मल शिफ्ट निकालते हैं टी इंटू 1-1/μ, ऐसे कई मीडियम के लिए भी उसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि दी वेवलेंथ ऑफ लाइट रे इन मीडियम 1 इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड इन मीडियम 2 इज 6000 एंगस्ट्रॉम। द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू इनटू मीडियम 2 इज। तो अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और ऐसे में आपको क्रिटिकल एंगल की बात करनी है, इसका मतलब मीडियम 1 जो है वो डेंसर है, सघन है, और मीडियम 2 जो है वो रेयरर है, यानी कि विरल है। तो आपके पास फार्मूला है ही म्यू इज इक्वल टू 1/sin c करके, लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि ये जो है यहाँ रेयरर होता है और यहाँ पर डेंसर होता है। यहाँ पर इस सवाल में रेयरर मीडियम जो है उसका नाम मीडियम 2 है और जो डेंसर मीडियम है उसका नाम मीडियम 1 है। तो यानी यहाँ 1 लिखना होगा, यहाँ 2 लिखना होगा, इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, साइन c। अब स्नेल के फार्मूले से जब आप लिखते हैं 1μ2 तो आप लिखते हैं v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2। अगर इसी का उल्टा लिखें 2μ1 लिखते तो क्या होता, ये होता आपका v2 और अपान में v1 इज इक्वल टू λ2 और अपान में λ1। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, λ2 और अपान में λ1 इज इक्वल टू 1/sin c की। और λ2 की वैल्यू कितनी, λ2 मतलब दूसरे वाले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 6000 और पहले वाले मीडियम में 4000 इज इक्वल टू 1/sin c के, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए, ये 3/2 आ गया, तो sin c इक्वल टू हो गया 2/3। तो इसका मतलब c इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2/3 की ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहे हैं कि ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस द पाथ फॉलोड बाय लाइट इज दैट फॉर विच टाइम टेकन इज। यानी उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय। अब इसमें देखिए क्या है, मैक्सिमम, मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम और नन ऑफ दीज एबव। ये जो क्वेश्चन है वो आपके फर्मेट्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। फर्मेट्स का प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। एक्सट्रीमम का यहां पर होता है मतलब मिनिमम या फिर मैक्सिमम। इसका मतलब होता है मिनिमम या फिर मैक्सिमम, दोनों को एक वर्ड में बोलते हैं हम एक्सट्रीमम, ठीक है। अब देखिए जब बात आती है प्लेन सरफेस की, जब बात आती है प्लेन सरफेस की और जब बात आती है कर्व सरफेस की, तो प्लेन सरफेस से चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, इसमें जो पाथ होता है वो सबसे छोटा होता है। पाथ जो होता है वो सबसे छोटा होता है। और जब बात आती है कर्व सरफेस की तो इसमें जो पाथ होता है वो सबसे बड़ा होता है। और पाथ अगर बड़ा होगा तो टाइम की जब बात करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, पाथ बड़ा होगा तो टाइम भी बड़ा होगा, पाथ छोटा होगा तो टाइम भी कम लगेगा। तो इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि उत्तल पृष्ठ से, अब उत्तल हो चाहे अवतल हो वो तो इसी कैटेगरी में आ गया, तो उत्तल पृष्ठ से या अवतल पृष्ठ से, यानी हम लेंस की बात कर लें या फिर हम किसी दर्पण की बात कर लें, इससे जब लाइट पास होता है तो फर्मेट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो सबसे बड़े पाथ को फॉलो करता है और सबसे बड़े पाथ को फॉलो करेगा, सबसे ज्यादा टाइम भी लेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वो प्लेन सरफेस है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट है चाहे वो ओपेक, यानी चाहे वो परावर्तन कर रहा हो चाहे वो अपवर्तन, ऐसे में वो शॉर्टेस्ट पाथ को, सबसे छोटे पाथ को फॉलो करता है और सबसे छोटे पाथ को अगर फॉलो करेगा तो टाइम भी उसको ट्रेवल करने में सबसे कम लगेगा। तो ये चीज आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, या इसी को हम बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, ठीक है। इसको आप याद रखें, ये एक छोटा सा पॉइंट था, इसी के ऊपर बेस्ड था ये आपका क्वेश्चन और ये पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है, ठीक। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 ऑप्टिक्स का, ये कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 1 में हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी और मिरर पूरा कवर हुआ था उसमें, और लेक्चर नंबर 2 में हमने रिफ्रैक्शन की बात करी, लेकिन रिफ्रैक्शन में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करी। अभी हमारा कर्व सरफेस यानी जो स्फीरिकल सरफेसेस होते हैं उससे हमने
रिफ्रैक्शन की बिल्कुल भी बात नहीं करी, यानी हमने लेंस के बारे में अभी तक बिल्कुल भी एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है। तो अगला जो भी लेक्चर होगा हमारा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी आप फीडबैक में जरूर बताएं। बाकी आप हमसे और क्या चाहते हैं, हम और क्या कर सकते हैं आपके इस प्रिपरेशन में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर प्लान करूंगा और उसी हिसाब से उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। और मैं आप लोगों के लिए जो आपका टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको कई लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कई लोग बुक्स नहीं ले पाए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे सिलेबस के केस में हमने किया था। सिलेबस का इशू अब खत्म हो गया आप लोगों का, क्योंकि जो आयोग की तरफ से सिलेबस दिया गया उसमें बहुत सारे लैंग्वेज में मिस्टेक्स हैं, कुछ जगह मतलब उसका लोकेशन ठीक नहीं है, जैसे ऑप्टिक्स का पोर्शन जो है वो थर्मल फिजिक्स में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ों की समस्या अब खत्म हो गई। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आपका जो प्रीवियस ईयर है उसका कम से कम 10 सेट, पिछले 10 पेपर जो आपके एग्जाम के हैं वो आपको हम प्रॉपर तरीके से उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। उसके बाद फिर हम टेस्ट सीरीज का जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको भी हम जुलाई के 15 से 20 जुलाई के आसपास हम टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।